रेणुका रोज सुबह ही एक पार्क के सामने अपना चाट का ठेला लगा लिया करती थी और शाम तक उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती। एक दिन वो अपनी चाट का ठेला लगाकर लोगों को आवाज देकर अपने पास बुला रही होती है। चाट ले लो, चाट, चटपटी चाट ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चाट ले लो, चाट। बेटी, तुम ये चाट का ठेला सुबह सुबह क्यों लगाती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें ये चाट का ठेला शाम को लगाना चाहिए। सुबह तुम्हारे ठेले पर कोई नहीं आने वाला है। आंटी जी, आप ये क्या बात कर रही हो? जितनी भीड़ मेरे ठेले पे लगती है उतनी तो आसपास जूस वालों पे भी नहीं लगती है। लगता है तुम्हें अपने चाट पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। सुबह सुबह रोज ये सब चीजें कौन खाता है? सभी लोग ज्यादातर तो सुबह सुबह जूस ही पीते हैं। आंटी जी, मैं जानती हूँ, इसलिए तो ये चाट का ठेला लगाती हूँ। मेरी चाट में हरी मूंग की दाल, उबले हुए चने, टमाटर और नींबू और चाट का मसाला होता है। ये सारी चीजें शरीर में बड़ा फायदा करती हैं, तो मैं ये सारी चीजें डाल देती हूँ। तभी तो मेरे ठेले पे इतने लोग आते हैं। विश्वास ना हो तो कुछ देर में खुद ही देख लेना। ठीक है, मैं भी देखती हूँ आज आराम से बैठकर कि कितने लोग आते हैं तुम्हारे ठेले पर। आराम से बैठिए आंटी जी, कुछ देर में यहाँ भीड़ लग जाएगी, क्योंकि मेरी तरह चटपटी चाट बेचने वाली यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। रेणुका की बात सुनकर जानकी उसके ठेले के बगल में रखी कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद लोगों का आना शुरू हो जाता है। सभी पहले उसके ठेले पर आते हैं और चाट खाने के बाद जूस पीने के लिए जाते हैं। ये चीज देखकर जानकी का मुंह बंद हो जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। ये लड़की तो सच बोल रही थी। इसके मामूली से ठेले पर बहुत भीड़ लग गई है। क्या सच में इसकी चटपटी चाट इतनी अच्छी बनती है? मुझे खाना चाहिए क्या? लीजिए आंटी जी, अब आप भी खाकर बताइए कि आपको मेरी चटपटी चाट कैसी लगी। नहीं नहीं, रहने दो। अच्छी होगी तभी तो लोगों की भीड़ लगी हुई है ना। आप खा लीजिए, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। जब तक किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उस बारे में पता कैसे चलेगा? हाँ वो तो है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? आंटी जी, मेरे घर में कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मुझे चाट का ठेला लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं पूरे दिन चाट का ठेला लगाती हूँ। तुम तो बहुत काबिल हो। देखकर अच्छा लगा कि तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। क्या करे आंटी जी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ये तुमने सही कहा। तुमसे बात करते करते समय का पता ही नहीं लगा। कितनी देर हो गई। मुझे यहाँ से चलना चाहिए अब। कल फिर मिलूंगी तुमसे। जी आंटी जी, अपनी चाट तो ले जाइए। जानकी हाथों में चाट की प्लेट लेकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो हॉल में बैठकर चाट खाने लगती है, तभी उसका बेटा अजय वहाँ आता है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, सुबह की सैर पे गई थी या शाम की? मुझे तो ये लगा शाम में आओगी सीधा आप। क्या हुआ तुझे? एक दिन अगर मैं घर पर ना रहूं तो पूरा घर सर पे उठा लेता है। क्यों ना उठाऊं? हाँ, आप मेरी माँ हो माँ। आपको देखता नहीं हूँ ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी है। तो घर में नौकर भी तो है, किसी को भी कुछ भी बनाने को बोल देता। माँ, आप तो जानती हो ना कि मुझे आपके हाथों की बनी चीजें खाना कितना पसंद है, और नौकरों के हाथों का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी तो खा ही सकता है ना बेटा। बात करते हुए अजय की नजर चाट की प्लेट पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है। माँ, ये क्या है आपके हाथों में? क्या लेकर घूम रही हो आप? बेटा, ये चाट है। जिस पार्क में मैं जाती हूँ वहाँ एक लड़की ये चाट लगाती है। उसकी चाट बहुत ही चटपटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ लगती है। तो मैंने सोचा एक बार मैं भी खाकर देखूं। माँ, ये मुझे दे दो, मैं इसे खाता हूँ। आप तो पार्क जाती रहती हो, तो कल जाके खा लेना। अभी मुझे खाने दो इसे। और हाँ, कॉलेज के लिए देरी हो रही है, तो कुछ अच्छा सा बना के पैक कर दो। इसीलिए मेरा घर आने का मन नहीं करता। घर आते ही काम करना पड़ता है। कितनी बार बोला है कि शादी कर ले, मेरे लिए एक अच्छी सी बहू ले आ, ताकि वो आए और सारा काम घर का संभाल ले और मुझे अच्छी अच्छी चीजें बना कर खिलाए। मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी। चिंता मत करो माँ, ये ख्वाहिश तो जल्दी पूरी कर दूंगा मैं आपकी। और हाँ, किचन में जाओ और जल्दी से कुछ बनाओ। जानकी किचन में जाती है और अजय के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद अजय अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है, जो कि कोई और नहीं रेणुका थी। माँ कह रही थी कि मैं जल्दी से उनके लिए बहू ला कर दे दूँ उन्हें। तो बताओ, कब शादी करोगी मुझसे? मैं खुद भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारी माँ मुझे अपनाएगी या नहीं, क्योंकि ना तो मेरे आगे पीछे कोई है, ना तो मेरा कोई खानदान है।
मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और करूँगा भी तुमसे ही। एक बार तुम्हारे एग्जाम हो जाए फिर मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे क्लास लेनी है। तुम तो बाद में भी लोगे क्लास, तुम्हारा तो रोज का आना जाना है, लेकिन मैं तो हफ्ते में एक ही बार आती हूँ। मैडम ये मत भूलो कि जिस दिन आपको मिलना होता है ना मुझसे, उस दिन मैं क्लास को ना बंक करके आता हूँ आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने के लिए। तुम बैठो, मैं आती हूँ। रेणुका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अजय अपने दोस्तों को फोन करके बातें करने लगता है। दिन बीतते हैं। समय के साथ रेणुका और अजय दोनों के एग्जाम खत्म होते हैं और जानकी अजय के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में उसकी शादी के लिए कीर्ति नाम के लड़की का रिश्ता आता है और वो उससे उसकी शादी तय भी कर देती है। माँ आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? बात पक्की करने से पहले एक बार पूछ तो लेती। मुझे लड़की पसंद आई तो मैंने तय कर दी। माँ आपने मुझे तो फोटो तक नहीं दिखाई, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? माँ मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तो और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तो बहुत देर हो गई है। अब तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने तय की है। माँ मेरी बात तो सुनो। अरे माँ सुनो तो, अगर वो आपको पसंद ना आए ना तो जहाँ बोलोगी अब मैं वहाँ शादी करूँगा। ठीक है, कल बुला ले उसे। अजय अगले दिन रेणुका को लेकर अपने घर आता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। तभी अजय बोलता है, माँ ये रेणुका है, मैं शादी करना चाहता हूँ इससे। अच्छा, तो इसका नाम रेणुका है? माँ आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आप पहले से जानती हो इसे। हाँ, मैं इससे पहले से जानती हूँ। ये वही चाट वाली है जिसकी चाट तू उस दिन मेरे हाथों से छीन कर खा रहा था। तू इस अनपढ़ को मेरे घर की बहू बनाना चाहता है? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ आपने किसी और को देखा होगा और आपको गलतफहमी हो गई। नहीं अजय जी, आपकी माँ सही कह रही है। मैंने आपको कई बार अपने काम के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। लेकिन आज तो सुन लिया ना। अब उसे सब कुछ पता चल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे शादी करेगा। अनपढ़ लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे काम को अनदेखा कर भी दूं, तो भी मेरे बेटे का मुकाबला तुम नहीं कर सकती हो। आंटी जी, आप गलत समझ रही हो। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, बल्कि जितना पढ़ा लिखा आपका बेटा है, मैं भी उतनी ही पढ़ी लिखी हूँ। ना भरोसा हो तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। हाँ माँ, रेणुका सही कह रही है, इसने पढ़ाई मेरे कॉलेज से की है। रही बात मेरे काम की, तो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज अपनी मेहनत से हूँ। रुक जाओ, मुझे तुम्हारे इस काम से कोई एतराज नहीं है। मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ आप अपना फैसला बताइए। बेटा, ये बात तो सच है कि ये लड़की बहुत मेहनती है, साथ में काबिल भी है, जो तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। मुझे और क्या ही चाहिए? मुझे कोई एतराज नहीं है। अपने बेटे की खुशी को देखते हुए जानकी रेणुका और अजय की शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद जानकी धूमधाम से दोनों की शादी करवाती है। इस तरह से एक चाट बेचने वाली दुल्हन बन जाती है। नीलू किचन का काम कर रही होती है, तभी रूबी किचन में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जाकर नहा लो, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ। बहू मैं कर लूंगी, और सब काम तो हो ही गया। जाकर नहा ले तू पहले। माँ जी मैं करती हूँ ना ये काम, आप जाओ नहा लो। बहुत कहने पर भी जब नीलू काम करती रहती है तो रूबी नहाने चली जाती है और वो जानती थी कि उसकी सास उसे कितना मानती है, ज्यादा काम भी नहीं करने देती है। ये सोचते हुए रूबी नहाने चली जाती है। देर शाम नीलू बाहर दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है। तभी रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी सुनिए। अपनी नवेली बहू रूबी, जिसकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए थे, वो घर से बाहर आता देख नीलू बिना कुछ बोले रूबी का हाथ पकड़ उसे घर में लाती है और कहती है, बहू क्या जरूरत थी घर से बाहर आने की? मैं तो आ रही थी ना। अब सारी औरतें मेरा मजाक बनाएगी कि मैं अपनी बहू पर काबू नहीं रख पाई, और वो शादी के 2 महीने बाद ही घर की चौखट को लांघकर बाहर आ गई। माँ जी मैं कोई जानबूझकर तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना पूछने ही गई थी आपको। आप काफी समय से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका आने का भी समय हो रहा है, क्यों ना मैं आपसे खाने के लिए पूछ लूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर आकर दिखावा करने का। क्या बोली?
दिखावा? दिखावा कौन करता है? मैं दिखावा करती हूँ? कहना क्या चाहती है, साफ बोलना। आपको जो समझना है समझो। माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो या आपको बुरा लगे। आप तो बिना बात के ही गुस्सा कर रही हो और भड़क रही हो मुझ पर। 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तू अपना रंग दिखाने लगी बहू। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही, पर तू बेटी नहीं बन पाई और ना ही बन सकती है। मुझे आपकी बेटी बनना भी नहीं है और आप मेरी माँ जैसी कभी हो ही नहीं सकती। इस बहस के बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपनी बेटी की तरह मान रही थी, उसने आज उसे पलटकर जवाब दिया है और ये बात नीलू को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से नीलू अब रूबी को सबक सिखाने का फैसला लेती है और कहती है, वेट एंड वॉच। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब तू मेरा वार देखेगी। और यहीं से शुरू होती है सास बहू की तकरार। और अगले दिन सुबह नीलू हॉल में बैठी बैठी टीवी देखते हुए रूबी से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे बर्तन, कपड़े, पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ। अब आएगा ना मजा जब ठंडे ठंडे पानी में पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। आज रूबी ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोती है, हाथों से कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है। और दिन तो उसका आधा काम उसकी सास नीलू कर दिया करती थी, लेकिन आज रूबी बुरी तरह थक चुकी थी और इस थकान में वो दोपहर के 3 बजे अपना काम खत्म करके सोने जाती ही है। वैसे ही नीलू की आवाज आती है, ओ बहू कहाँ है? आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लगता है तूने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ धोए हैं? अगर आज नहीं धोएगी तो कब धोएगी? तू तो जानती है ना कि ठंड में कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। माँ जी, अभी तो सांस भी नहीं लिया है मैंने ढंग से। अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से और आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े धो दो। माँ जी, कल धो दूंगी ना। बहू, इन वजहों से ही तो लक्ष्मी चले जाती है घर की, और घर में कलेश होता है। घर को जितना साफ रखो उतना अच्छा होता है। अच्छा माँ जी, मैं धोती हूँ आपके कपड़े। ये कहकर थकी हारी रूबी फिर से कपड़े धोने लगती है। और जब उसके कपड़े धुल जाते हैं और वो किचन में आती है तो देखती है उसकी सास ने काफी बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। ये देख रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी, मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे, तो ये सारे कहाँ से आ गए? अच्छा, मैं तुझे बताना भूल गई थी बहू। मैं विमला के घर गई थी। उसके घर पे छोटी सी किटी पार्टी थी। सब अपने अपने घर से चाय पकौड़े लेकर गए थे, तो मैं भी बना कर ले गई। अब जब काम करके आ ही रही है तो लगे हाथ इसे भी निपटा ही लेना। माँ जी, अब मैं इन्हें शाम के बर्तन के साथ ही साफ करूँगी। मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे। बहू, तुझे अभी तो बताया कि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, और साफ सफाई कितनी जरूरी होती है ये तो तुझे पता ही है ना। रूबी ये सब देख समझ गई थी कि उसकी सास उस पर गुस्सा निकाल रही है और कुछ भी नहीं। उसके हाथ ठंडे होने के बावजूद भी वो अपनी सास नीलू के गंदे किए बर्तन धोती है। और इस तरह सारा काम खत्म करके रूबी को 4:30 बज जाते हैं। और टाइम देख रूबी थोड़ा आराम करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास नीलू उसके कमरे में आकर उससे कहती है, रूबी बेटा, थक गई है क्या? जरा देखना, मुझसे हॉल में सब्जी गिर गई, वो भी साफ कर दे, फिर आराम कर लियो, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साफ। ये कहकर रूबी नीलू की जानबूझकर गिराई गई सब्जी को साफ करती है। और वो अपनी सास के इस हरकत से परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने का मन बना लेती है। और इसी तरह अगले दिन की शुरुआत के साथ नीलू अपने पैतरे आजमाने लगती है। लेकिन इस बार तो रूबी भी तैयार थी और जैसे ही नीलू रूबी से कहती है, बहू, कल गांव से कुछ लोग आने वाले हैं, घर की सारी चादर और पर्दे धोले, बहुत समय से धुले नहीं हैं। माँ जी, पिछले सप्ताह ही तो धोए थे मैंने। अच्छा, फिर भी गंदे हो गए? ऐसा कर, मैं सारे पर्दे उतार देती हूँ, तू धो ले। इस तरह झूठ बोलकर नीलू रूबी से बहुत सारे पर्दे हाथों से धुलवा लेती है, ये कहकर कि मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। और सारा काम कर जब रूबी आराम करने जा रही होती है तभी नीलू रूबी से कहती है, बहू, अगर घर का सारा काम हो गया तो आजा मेरे पैर दबा दे। हाँ माँ जी, अभी आई। ये कहकर रूबी किचन में जाती है और अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लेती है।
जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और इन्हीं ठंडे हाथों से जब रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है तो नीलू रूबी से कहती है, बहू तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं। क्या कर रही थी जो हाथों को बर्फ बना कर आई है? कुछ नहीं माँ जी, पानी का इतना काम होता है कि हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। अच्छा जा रहने दे, तेरे हाथों से तो मुझे करंट के झटके लग रहे हैं। रूबी अपने कमरे में जाते हुए मन में सोचती है, माँ जी, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर रात सबके खाना पीना खाने के बाद जब उमेश अपनी माँ नीलू के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है, और ये देख उमेश अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाता है, रूबी रूबी जरा आना माँ के कमरे में, उनको तेज बुखार है, देखना उन्हें। तब तक मैं उनके लिए दवा लाता हूँ, तुम उनके पास आकर बैठो। ये सुनकर रूबी अपनी सास नीलू के कमरे में आती है और नीलू का सर दबाने लगती है। तभी उमेश नीलू का बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि नीलू को तो 102 बुखार है। ये देख उमेश रूबी से कहता है, अभी तो 10 बजे हैं, शायद कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो, मैं देख कर आता हूँ। रूबी तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ, मैं हूँ माँ जी के पास, आप जाइए। अपनी सास नीलू को तकलीफ में देख रूबी नीलू का 20 मिनट तक सर दबाती रहती है और उसके हाथ भी काफी ठंडे होते हैं, जिससे नीलू का फीवर नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और वो एक बार फिर थर्मामीटर लगाकर उसका बुखार चेक करता है तो वो अब 99 हो चुका था, जो काफी नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद नीलू उमेश से कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी बीवी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे सर की दबा दबा के अच्छे से सिकाई कर दी। अरे ठंडे हाथ भी तेरी बीवी के मेरी वजह से ही हैं। पर सच में आज इसने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है। मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, मैं उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई, तो भला रूबी मुझे अपनी माँ कैसे मान लेती? ये बातें तो उमेश की समझ नहीं आती, पर दोनों सास बहू का रिश्ता गहरा हो जाता है और उनके बीच की तकरार भी खत्म हो जाती है। शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अवनी को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसीलिए अवनी की सास काजल उससे चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम अवि और काजल हॉल में बैठे हुए थे। तभी अवनी अपनी सास काजल और पति अवि के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती हुई कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। हाँ दे दे मुझे, मेरे घर की औलाद तो नहीं दे सकती, पर कम से कम मुझे 1 कप चाय तो पिला ही सकती है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, पर क्या गलत बोल दिया मैंने इसको? अरे भाई, मेरे खानदान को ये नहीं बढ़ा रही है तो मैं इसको बोलूंगी ही ना। माँ अब जब आप ही अपनी बहू को इस तरह से ताने देती हैं, तो दुनिया तो अवनी को ताने मारेगी ही ना। बेटा मेरी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी ना है, जैसे इसके कर्म है वैसे इसको सुनना पड़ रहा है। माफ करना माँ जी, पर अगर मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ बहू सही बोल रही है तू, ये भगवान की मर्जी है, पर शायद खुद भगवान भी नहीं चाहता कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक कुलक्षणी है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ही ले। अरे तेरी दूसरी शादी होगी, तू भी खुश रहेगा, साथ ही वो इस घर के अंश को जन्म देगी। सोच, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ आप जानती है ना, मैं अपनी पत्नी अवनी से कितना प्यार करता हूँ, और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी बनाने की सोच भी नहीं सकता। पर बेटा अवि, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। जब से इस घर में आई है, ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर रखा है, पर ना तो मेरी बात सुन रहा है, ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरे बेटे को तो उसने अपने वश में कर रखा है, साथ इस घर को कोई वारिस भी नहीं दे रही है ये। काजल धीरे से अवनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, पर अवनी ये सब कुछ सुन लेती है। पर बेचारी करती भी तो क्या करती, शायद उसकी जिंदगी में औलाद का सुख था ही नहीं। समय गुजरता है, पर दिन वो अवनी को तरह तरह के ताने कसा करती। साथ ही वो अपने बेटे अवि को दूसरी शादी के लिए भी काफी फोर्स किया करती, पर अवि अपनी माँ की एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन काजल खुद से कहती है, अवि शादी के लिए नहीं मान रहा है, पर मुझे अपने बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं अवनी को ही शादी के लिए मना लूं। अगर अवनी मान जाएगी तो अवि भी मान जाएगा। यही सही रहेगा। अवनी के मनाने से अवि मान जाएगा। ये सोचकर काजल अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, अवनी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है ना। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने तेरे साथ सही नहीं किया, साथ ही मैंने तुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर बहू तू भी तो सोच जरा,
कि सभी के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, पर अपना घर वीरान पड़ा हुआ है। अब तू ही है जो कुछ कर सकती है। माँ जी, पर मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ अवनी कि तू माँ नहीं बन सकती, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मदद? कैसी मदद माँ जी? अब तू ही अभी को दूसरी शादी के लिए मना सकती है। बहू प्लीज उसको दूसरी शादी के लिए मना ले। देख बहू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। अब तू ही है जो इस घर को खुशियाँ दे सकती है। अपनी सास की बात सुनकर अवनी को एक झटका लगता है, पर वो अपनी सास को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांगी थी, और खुशियों में कुछ और नहीं बल्कि उसकी सौतन थी। अवनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी, और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जी से खुद बात करूंगी। अवनी की बात सुनकर काजल वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, पर अवनी पर क्या बीत रही थी शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शाम को जब अवि घर आता है तो अवनी अवि से उसकी दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर अवि गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो अवनी, तुम मुझे तुम्हारी सौतन लाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उनको निराश नहीं कर सकती, इसलिए अभी प्लीज मेरी बात मान जाओ। अवनी की आंखों में आंसू और उसकी बार बार रिक्वेस्ट देखकर अवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है, और अब बहुत जल्द अवि की दूसरी शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात जहां एक तरफ अवनी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अवि रूही से कहता है, रूही देखो, मैंने तुमसे ये शादी मजबूरी में की है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मानी है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को बहुत बुरा लगता है, और वो उससे इस मजबूरी की शादी का कारण पूछती है, जिसके बाद अवि उसे सारी बात बताता है। ये जानने के बाद रूही अपने दिल पर पत्थर रखकर अवि से कहती है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं अवि जी, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। रूही की ये बात सुनकर अब अवि को भी इतना समझ आ गया था कि रूही कितनी साफ दिल की है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं बोलता और अवनी के कमरे में चला जाता है। अवि को अपने कमरे में देखकर अवनी कहती है, अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर माँ ने आपको देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अवनी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है। ये जानते हुए कि उसकी आज मेरे साथ पहली रात है, जब मैंने उसको सारी बात बताई तो खुद उसने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। रूही इतनी अच्छी है, ये जानते हुए भी आप मेरे पास आ गए। अभी इन सब में उसका क्या कसूर है? उसको आपकी पत्नी होने का अधिकार तो दीजिए। अवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, और आज की रात ना तो वो अपने के पास रहा और ना ही रूही के। अगली सुबह रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है दीदी? कल रात तुमने अभी को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता भी है अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दीदी मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही मम्मी जी की बात, तो उन्होंने अपनी बात मनवानी थी, उन्होंने मनवाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। रूही, तुम्हारी शादी हुई है मेरे पति से, तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें मुझसे चिढ़ना चाहिए। दीदी अभी तक तो नफरत नहीं आई, बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। भगवान ने भी आपके साथ गलत किया है और मम्मी जी ने भी। रूही की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगाकर कहती है, रूही तुम मेरी सौतन हो, और सौतन ना तो कभी बहन बन सकती है ना ही सहेली, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे और अपना हक लेने की कोशिश करो। इतना बोलते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है, पर अवनी और रूही के बीच ना तो नफरत थी और ना ही लड़ाई। वो दोनों ही सहेलियों की तरह रहने लगती हैं। ये देखकर कि दोनों सौतनों के बीच काफी प्यार है, काजल बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहू की बलाई उतारते हुए कहती है, हाय मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, देखो जरा दोनों में कितना प्यार है। मम्मी जी भला प्यार होगा क्यों नहीं, दीदी ने मुझे अपनी सौतन कभी माना ही नहीं, हमेशा अपनी सहेली की तरह मुझसे प्यार किया, तो इसी नाते वो मेरी सौतन ना होकर मेरी सहेली हुई। हाँ बहू ये तो है, मेरी अवनी है ही इतनी प्यारी।
मम्मी जी, जब आपको अपनी बहू इतनी ही पसंद थी तो आपने अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाई? बहू मेरी अवनी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी जगह शायद कोई दूसरी औरत होती तो वो भी यही करती। मुझे बस इस घर का वारिस चाहिए था, जो कि अवनी नहीं दे सकती थी। रूही कोई और सवाल करती उससे पहले ही काजल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। देखते ही देखते अभी रूही के क्लोज आता है और बहुत ही जल्द रूही प्रेग्नेंट होती है। जहाँ दोनों सौतन एक दूसरे की अच्छी सहेली बनती हैं, तो वहीं अब उनके घर को बहुत खुशियाँ भी मिलती है। और इस खुशी को देखकर अवनी कहती है, सौतन सहेली बन गई, इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पर हमारे घर में इससे बड़ी खुशी आई है और वो इस घर का आने वाला वारिस है। इतना बोलकर अवनी रूही को गले से लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।